गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मेजर टॉपिक थे वो था सेल साइकिल, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें ए माइटोसिस के बारे में मैंने आपको समझाया था। ए माइटोसिस के बाद में माइटोसिस डिस्कस किया हमने, फिर मियोसिस को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े। ठीक है ना। तो एक दो टर्म्स और हैं वो बता के मैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके बेटा। तो आज बच्चों हम लेते हैं एक टर्म है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये क्या है, और कुछ टर्म्स हैं वो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। सिनेप्सिस और सिंडेसिस ठीक है। ये टर्म्स मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि इस चैप्टर में ये टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट्राड, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और कियास्मेटा, ठीक है, और कियास्मेटा के बाद में टर्मिनलाइजेशन, बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर की। ये चैप्टर बच्चों लगभग कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कुछ टर्म्स हैं मैं दोबारा बता देता हूं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बच्चों, जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है उसकी जो 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसकी जो जाइगोटीन जो स्टेज है उसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आ जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वे में आ जाते हैं, एक दूसरे का अपोजिट लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो पास आते हैं, सिमिलर हैं अपनी स्ट्रक्चर में, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और उनका पैरेलल आना ये क्या कहलाता है? सिनेप्सिस या सिंडेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्सिस या सिंडेसिस। तो ऐसे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। और वो ये जो लेडर लाइक जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के जो फिलामेंट है जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को होल्ड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के पैरेलल आने पर इनके बीच में जो प्रोटीन फिलामेंट्स की लेडर लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का पैरेलल आना, दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस और सिंडेसिस। बच्चों एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के जो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बेटा। फिर लेते हैं एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को हम कहते हैं डायड, और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को कहते हैं टेट्राड। फिर क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर है ये पैकाइटिन में पाया जाता है। पैकाइटिन के अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो बच्चों जब क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है तो उसके लिए एक एंजाइम वर्क करता है जो क्रोमोसोम के सेगमेंट को कट करता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं जो कि उस क्रोमोसोम के सेगमेंट को, डीएनए सेगमेंट को कट करता है। इसे हम कहते हैं निकिंग। क्या कहते हैं? निकिंग कहते हैं इसे। ठीक है ना। मैं लिख के बता देता हूं।
ठीक है बेटा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा क्रोमोसोम के सेगमेंट का कट होना, दिस इज कॉल्ड निकिंग, इसे हम क्या कहते हैं, निकिंग कहते हैं। और जब क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज हो जाता है तो वापस से क्रोमोसोम सेगमेंट का जुड़ना या डीएनए का जुड़ना, ज्वाइन होना, इसे हम कहते हैं एनीलिंग। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एनीलिंग कहते हैं। तो ये किस एंजाइम के कारण से होता है, एनीलिंग होता है लाइगेज एंजाइम के कारण से। एनीलिंग होता है किससे बेटा, लाइगेज, ठीक है। जो निकिंग होती है वो तो होती है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के कारण से, और जो ज्वाइनिंग होती है क्रोमोसोम के सेगमेंट की वो होती है लाइगेज एंजाइम के कारण से, और इसे हम एनीलिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कंपटीशन का पार्ट है ये। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गई। और क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इससे जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और जिससे वेरिएशंस हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं और नए कैरेक्टर्स का, नए ट्रेड्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम केएस मेटा। बच्चों जिस जगह से क्रॉसिंग ओवर होता है उस जगह को, उस साइट को हम क्या कहते हैं, केएस मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, केएस मेटा कहते हैं, जहां से क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रोमोसोमल सेगमेंट के एक्सचेंज होने के बाद भी जब क्रोमोसोम अलग होने लगते हैं तब भी क्या है कि उन जगहों से, वो जो एंड है वहां से जो है क्रोमोसोम कनेक्ट, अटैच रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्रोमोसोम्स का दूर होना, अलग होना क्रोमोसोम्स का, इसे हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम के सेगमेंट का अलग होना ये क्या कहलाता है, डिसजंक्शन कहलाता है। और डिसजंक्शन होने पर भी, डिसजंक्शन होने पर भी जो केएस मेटा की साइट है वहां से क्रोमोसोम कनेक्टेड रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो केएस मेटा का जो कनेक्टिंग एंड है धीरे धीरे टर्मिनल एंड की ओर जाता है और क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं डायकाइनेसिस फेज में। तो क्रोमोसोम का पूरी तरीके से अलग हो जाना और केएस मेटा का टर्मिनल एंड पर जाके खत्म हो जाना, एंड हो जाना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये बेटा कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस की। बच्चों जो माइटोसिस है ये वेजिटेटिव पार्ट या सोमेटिक पार्ट में पाया जाता है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गॉनेट्स में पाया जाता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है। जो माइटोसिस है उसमें केवल एक ही स्टेज होती है जिसमें 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जबकि मियोसिस 2 स्टेजेस में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट है उसके अंदर भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। जो मियोसिस सेकंड है उसके अंदर भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ये 4 फेजेस हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो इंटरफेज है वो ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। केवल सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, एस्टर्स नए बनते हैं और स्पिंडल ट्यूब्यूल्स दोबारा बनते हैं प्रोफेज सेकंड के अंदर, ठीक है ना, जबकि इंटरफेज ना के बराबर होती है। इसके अलावा जो माइटोसिस है इसके द्वारा शरीर की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसके द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो माइटोसिस है इसके द्वारा प्लांट के जो डैमेज पार्ट हैं, जो प्लांट के जो इंजर्ड पार्ट हैं वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो इंजरी हो जाती है, घाव हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, वहां पर नई स्किन आ जाती है, जो वुंड है वो क्या कहते हैं, हील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है, माइटोसिस की वजह से हो पाता है। बच्चों कई सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर माइटोसिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। कई सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है माइटोसिस के द्वारा उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जबकि जो मियोसिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनके द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक बच्चों डिफरेंसेस हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर। क्लियर हो गई बात आपके?
तो अब हम बात करें बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट एक टॉपिक और बता देता हूँ, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? जनरली क्या होता है कि एन का मीन होता है हैप्लॉइड। बच्चों हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? 2n। हमारे अंदर 2n बराबर 46 है। कितने हैं? 46 है। यानी कि हमारे अंदर हैप्लॉइड हैप्लॉइड यानी कि डिप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का, ठीक है ना। और हमारे अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि n, जो n बराबर हो जाता है हमारे अंदर वो 23 होता है। तो जो ये सही है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कंसेप्ट। अब पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट है वो बढ़ जाना, जैसे कि 2n की जगह 3n हो जाना, 4n हो जाना। तो ये जनरली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कई बार ये नेचुरली भी हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है कई बार, ठीक है ना। लेकिन एक केमिकल है बच्चों, ये ध्यान रखना आप, कॉल्चीसीन। कॉल्चीसीन, ठीक है। ये केमिकल है जो कि कॉल्चिकम ऑटमनेल, प्लांट का नाम क्या है बच्चों? कॉल्चिकम ऑटमनेल, ये प्लांट का नेम है, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये बच्चों प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, और इसके द्वारा कॉल्चिसिन प्राप्त किया जाता है। ये एक टॉक्सिन के रूप में रोल प्ले करता है। ये बच्चों सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। और ये कैसे करता है? या क्रोमोसोमल डिवीजन को स्टॉप कर देता है। कैसे कर देता है कि स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेस को बनने नहीं देता, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट को रोक देता है। तो डीएनए का तो रेप्लिकेशन जारी रहता है, क्रोमोसोम का जो डीएनए अमाउंट है वो तो बढ़ता है, क्रोमोसोम नंबर तो बढ़ता है, लेकिन उनका डिवीजन नहीं हो पाता। तो एक ही सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाती है? पॉलीप्लॉइडी होती है। तो गेहूं के अंदर, अच्छा, इसका यूज भी लेते हैं साइंटिस्ट जो है एग्रीकल्चर फील्ड में, प्लांट को इंड्यूस करते हैं जिससे उनमें पॉलीप्लॉइडी आने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो गेहूं की, वीट की जो है 6n तक की जो ब्रीड्स हैं वो डेवलप की गई हैं कॉल्चिसिन के इंडक्शन के द्वारा, स्टिमुलेट करके उसके द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कॉल्चिसिन, ये पीएमटी में नीट में क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। मैं 5 मिनट्स आपसे बात करूंगा, ठीक है, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों अपन नेक्स्ट यूनिट ले रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ओके, ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर 11, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, एंड थर्ड है
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो वाटर हैं या जो मिनरल हैं या जो दूसरे कंपोनेंट हैं, उनका एक से दूसरी साइट पर डिस्प्लेस्ड होना या ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके बेटा, द ट्रांसफर ऑफ द वाटर, मिनरल्स एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम इन प्लांट्स फ्रॉम one side to another side, from roots to leaves, okay, from leaves to different parts of the plant is called transportation। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर स्प्रेड रहती है, ठीक है। तो सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है वो रूट्स के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, और जो वाटर है वो सॉइल से रूट्स के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनली अप टू द लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो डायरेक्टली रूट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, रूट के अंदर नहीं जाते हैं, वो सॉल्युबल फॉर्म में, वो वाटर के साथ में सॉल्युबल होके और फिर एक सॉल्यूशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के द्वारा, और फिर वो जाइलम के द्वारा ही वाटर के साथ में सप्लाई होते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हो गया, फिर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बच्चों प्लांट्स की लीव्स के अंदर जो है, प्लांट की लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स की लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फूड का या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वहां पर। ठीक है, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के बाद में जो ग्लूकोज है वो रिजर्व फूड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च का एक सॉल्यूशन बन जाता है जो कि फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, फ्लोएम शेप के फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो फूड है, ये जो ऑर्गेनिक फूड है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये लीव से प्लांट के डिफरेंट डायरेक्शन में सप्लाई होता है फ्लोएम के द्वारा, मल्टी डायरेक्शनली। कैसे होता है? मल्टी डायरेक्शनली सप्लाई होता है ये। क्लियर होगी बात आपके? तो ठीक है बेटा, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि हम आगे और पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या जो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना, या जो कुछ नेचुरल फिनोमेना है, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। बच्चों डिफ्यूजन क्या है? बच्चों सपोज करो आपके पास में परफ्यूम की या सेंट की एक बोतल है छोटी सी, ठीक है ना, और उसके अंदर खूब सारा परफ्यूम भरा हुआ है, ठीक है ना, और आप एक रूम के कॉर्नर में खड़े हो गए और फिर क्या किया आपने, उसकी जो ढक्कन है बोतल का वो ओपन कर दिया। तो क्या है कि जो रूम की जो एयर है वहां पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स कम है और उनकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कम है, लेकिन परफ्यूम की बोतल के अंदर जो है परफ्यूम की या सेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है।
अब क्या होगा कि जो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे और धीरे धीरे जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। ये क्या है बच्चों? ये है डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है बेटा आपके? ठीक है बेटा, तो ये क्या है? डिफ्यूजन कहलाता है। अंडरस्टूड? तो डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन to their low concentration according to the concentration gradient. According to the concentration gradient is called diffusion. इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है ना। और जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनली मूव कर जाते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो ये है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। सबसे पहले लेते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। थर्ड ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द मीडियम। ठीक है, तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं दैट आर अफेक्ट द डिफ्यूजन, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। बच्चों नेचुरली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा कि उनका जो डिफ्यूजन है वो तेज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। ओके बेटा? ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया। सेकंड लेते हैं डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट D। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके बेटा? तो दोबारा देखिए आप, सेकंड लेते हैं डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बच्चों नेचुरल सी बात है कि अगर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला के जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट डेंसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, और डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की जितनी कम होगी डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों नेचुरल सी बात है कि अगर जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी ज्यादा हो गया, तो फिर वो अपने हाई से लो की कॉन्सेंट्रेशन की ओर इजीली मूव करेगा, ठीक है बेटा।
तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। एक लेते हैं मीडियम। बच्चों जो भी मीडियम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, उसका अगर मीडियम डेंसर है तो डिफ्यूजन कम होगा, और अगर मीडियम रेयरर है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जैसे कि किसी गैस का डिफ्यूजन एयर की बजाय जो वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम समझते हो जहां पर कुछ भी नहीं है, ना एयर है कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम में गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा इन कंपेयर टू एयर। यानी कि एयर में ऑलरेडी गैसेज हैं, कॉम्पोजिशन है एयर की खुद की, तो वहां पर गैस का डिफ्यूजन धीरे होगा, कम होगा, जबकि जो वैक्यूम है वहां पर गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन: टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द मीडियम। अंडरस्टूड बेटा? तो आज अपन इतना ही करेंगे। आप क्लास छोड़े नहीं, आपसे बात करनी है मुझे, ठीक है ना? आप क्लास छोड़े नहीं, ठीक है बेटा?